चैप्टर का कवर किया था, उसका शॉर्ट रिवीजन और क्वेश्चन आंसर किया था। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसमें पहला टॉपिक ही है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये 60 नोट्स है, 60 नोट्स है, इसलिए इसे दिया है। इसमें ये सब अलग अलग टॉपिक हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का निर्माण किया। युद्ध के बाद उद्योगों में अत्यधिक हानि हुई, लोगों को भोजन की कमी हुई, महामारी आदि का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के दौरान महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत आए। फिर 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, अगला है हमारा गांधी जी के सत्याग्रह। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका क्या कहलाया? सत्याग्रह कहलाया के रूप में जाना गया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का तरीका बताया। वर्ष 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया तथा अपना सत्याग्रह चलाया। वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया। यह किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट भारतीयों के विरोध के बावजूद वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। इस कानून को क्या कहा गया? काला कानून। काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया। जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गई। ठीक है, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखेंगे, हमेशा पूछेगा, को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। उसी दिन बैसाखी का मेला भी था। जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए तथा अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने हिंसा फैलाने के कारण आंदोलन को बंद कर दिया। अगला हमारा खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की हार के बाद समाप्त हो गया था। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर कठोर संधि लगाई गई। इससे भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से नाराज होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति की स्थापना हुई। मोहम्मद अली और शौकत अली इस मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। गांधी जी ने इसे हिंदू और मुसलमानों के एकजुट करने का एक अवसर कहा। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। इसकी रणनीतियां महात्मा गांधी ने तैयार की। क्या क्या रणनीतियां थी ये देखेंगे। रणनीतियों में था सिविल सेवा, पुलिस
सेना, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, ब्रिटिश शासन तथा विधानसभाओं का बहिष्कार करना। जो भी इन क्षेत्रों में लोग भारतीय लोग लगे हुए हैं वो काम छोड़ दें। स्वदेशी को बढ़ावा देना था, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत आंदोलन को बल मिला। आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार, भाई हर समय तो विभिन्न विचारों के लोग होते हैं, तो उस संगठन में विभिन्न विचारों के लोग थे। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ आरंभ हुआ था। छात्र शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया तथा वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। अधिकतर किसान आंदोलन राजस्व वसूली के विरुद्ध थे। जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आदेश दिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अक्टूबर में अवध किसान सभा की स्थापना की। आदिवासियों द्वारा स्वराज की व्याख्याएं। आदिवासी भी हमारे आज़ादी की लड़ाई में थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के विचारों का अर्थ निकाला कि उन्हें कर नहीं देना होगा तथा भूमि को गरीबों में पुनर्वितरित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुट्टेम पहाड़ियों में एक गुरिल्ला आंदोलन अल्लूरी सीतारमन राजू के नेतृत्व में हुआ। गुडेम के विद्रोह ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा तथा सीताराम राजू को अंग्रेज पुलिस ने पकड़कर 1924 में फांसी दे दी। ठीक। बागानों में स्वराज। बागान थे, चाय के बागान हुए और बागान हुए। असम में बागानी कार्यकर्ताओं के लिए आज़ादी का अर्थ 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय उत्प्रवासन अधिनियम द्वारा सीमित क्षेत्रों से बाहर जाने का अधिकार था, जिससे पहले वे वंचित थे। इस कानून के अंतर्गत बागानी श्रमिकों को सरकारी आदेश के बिना चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला चैप्टर हमारा, अगला पॉइंट हमारा है टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि गोरखपुर जिले में है, में हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि यह हिंसक आंदोलन हो चुका था। गांधी जी हिंसा के हमेशा खिलाफ थे। इस आंदोलन में 3 नागरिक सहित 23 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने महसूस किया कि सामूहिक संघर्ष के लिए सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के अंदर अलग विचार। कांग्रेस 1919 में के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि परिषद के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। संसद में उस समय जाने की बात थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज का तर्क दिया। वर्ष 1920 के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बदल गया, जिसका प्रभाव विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि मूल्य वर्ष 1926 से गिरने लगे और 1930 के बाद पूर्ण रूप से धराशायी हो गए। साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था।
जो कमीशन बना था इसके सदस्यों में कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने किया था। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों की प्रहार में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, वह शहीद हो गए। उन्होंने कहा था कि हमारे सर पर पड़ी लाठियां, हर एक लाठी अंग्रेजों के लिए चाबूत की कील साबित होंगी। पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक, अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी का महत्व तभी से चला आ रहा है। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन की 11 मांगों का आग्रह किया था। इन मांगों में नमक कर को समाप्त करने की मांग भी शामिल थी। नमक कर और इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का क्रूर पक्ष बताया था। इसके विरोध में उन्होंने क्या चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, कई स्थानों पर वन कानून उल्लंघन किया गया। ठीक, अगला हमारा पूर्ण स्वराज की मांग। पिछले पढ़े हैं पूर्ण स्वराज, ये फिर से लग गया है। ठीक है, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। इस आंदोलन के बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया तथा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1930 में गिरफ्तार किया गया। इनको क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। महात्मा गांधी ने हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए 5 मार्च 1930 को इरविन के साथ एक समझौता करके आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं उसको। 5 मार्च 1931। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, जहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू करने तथा यह आंदोलन 1 वर्ष तक जारी रखा। वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया धीरे धीरे। विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन का अर्थ। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए स्वराज का अर्थ अलग था, जो निम्नलिखित है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश जाट जैसे समृद्ध किसान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे। व्यावसायिक हितों के एकजुट करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण किया गया। जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस आंदोलन में उच्च जातियों की महिलाएं शामिल थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं शामिल थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। स्वराज की अवधारणा ने सभी सामाजिक समूहों को प्रभावित नहीं किया था। एक समूह अस्पृश्यों का था, जो स्वयं को 1930 के दशक के दौरान दलित कहने लगा। गांधी जी ने दलितों को हरिजन बताया। उन्होंने कहा, अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना स्वराज को 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती है।
दलित नेता की मांगे, ये हमारा नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिससे विधायी परिषदों के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। अम्बेडकर ने दलितों को वर्ष 1930 में अवसादग्रस्त वर्गों के संघों में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच मतभेद हुए। पॉइंट टू पॉइंट है ना। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग को स्वीकार किया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। हालांकि अम्बेडकर ने अंततः गांधी जी के विचारों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। हिंदू मुस्लिम संघर्ष। 1920 के दशक के मध्य मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे से काफी समकक्ष थे। बाद में उनके आपसी संबंध खराब होते चले गए। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग कर दी। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद केवल भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व करने का था। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना 2 शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए, प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों में आबादी के अनुपात में हो। A.R. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो। सामूहिक एकता की भावना। भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में यह गीत उपन्यास वादन मंच में शामिल किया गया, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया। भारत माता की छवि को पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेशा शास्त्री ने लोक कथाओं और गीतों का संग्रह किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा ध्वज तैयार किया गया। इसमें 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया तथा एक अर्धचक्र को हिंदू मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज ध्वज को तैयार किया। यह एक तिरंगा था जिसके केंद्र में एक चरखे का पहिया था, जो गांधी जी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इस तरह हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसका शॉर्ट रिवीजन हम लोगों ने किया। अब अगली क्लास में इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।